नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में जाना था। उसी के आगे आज हम बढ़ते हैं जहां हम अन्य साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ और उनके रचनाकारों के बारे में आज जानेंगे। बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में जो हम अन्य इतिहासकारों के बारे में जानेंगे उसमें सबसे पहले है राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखे। राहुल सांकृत्यायन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम था हिंदी काव्य धारा, और इसके वर्ष की बात करें इसका प्रकाशन हुआ था 1944 में। साथ ही साथ हम इनकी ट्रिक्स भी जानते जाएंगे। एक बार पहले ये देख लेते हैं। फिर है डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास इसका संपादन किया था। ये बहुत ध्यान रखें कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं था, बल्कि इसका केवल संपादन किया था। इसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास था इसके दो भाग हैं। इसके बाद आते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत, और ये भी आता है दो भागों में। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1986 में लिखा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। आइए अब इन्हें याद करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सोचो राहुल कोई व्यक्ति है जो कि काव्य पढ़ता है, और जब ये राहुल काव्य पढ़ता है तो वो उस काव्य की धारा में बिल्कुल बह जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से रखेंगे राहुल जो है वो जब काव्य पढ़ता है तो उसकी धारा में बह जाता है। इससे आपको याद आएगा कि राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ का नाम काव्य धारा है। आगे देखें, आगे है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के नग माने जाते हैं। नग यानी कि रत्न, यहाँ पे आप रत्न से लो। तो डॉक्टर नगेंद्र क्या है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास के नग या फिर रत्न है। इससे आपको याद रहेगा डॉक्टर नगेंद्र। फिर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास ग्रंथ की बात करें तो इन्होंने वैज्ञानिक इतिहास लिखा था। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गणपति जी हैं उनकी बुद्धि क्या है, उनकी बहुत वैज्ञानिक बुद्धि है, बहुत तेज बुद्धि है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि गणपति जी की बुद्धि बहुत वैज्ञानिक है। आगे है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यहाँ पे विश्वनाथ को आप, विश्व के नाथ कौन है, शिव जी। शिव जी विश्व के नाथ है, और शिव जी क्या जानते हैं, ये अतीत, भविष्य और भूत सब जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे विश्वनाथ यानी कि शिव, और ये सबका अतीत जानते हैं। फिर है रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यहाँ पे आप ऐसे देखो कि जो राम जी का स्वरूप है वो कैसा है। राम जी का स्वरूप बहुत संवेदनशील है, तो संवेदनशील से आप याद कर लेंगे संवेदना। ठीक है, एक बार और देखें, राहुल काव्य की धारा में बह जाता है, इससे याद कर लेंगे राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्य धारा। फिर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के नग है, यानी कि रत्न है। फिर है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति जी की बुद्धि कैसी है, बहुत वैज्ञानिक बुद्धि है उनकी, बहुत तेज बुद्धि है। विश्वनाथ से याद रखेंगे शिव जी, और शिव जी जो है अतीत जानते हैं सबका, अतीत भूत भविष्य, तो आप इसे अतीत से रिलेट कर लेंगे। फिर है राम स्वरूप। यहाँ से आप लेंगे राम जी का स्वरूप कैसा है, संवेदनशील है, तो संवेदनशील से आप ध्यान रखेंगे संवेदना। आगे बढ़ते हैं। अब है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, और इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, विलोचन से आप याद रख लेंगे आँख, विलोचन आँख का पर्यायवाची है। तो ये जो विलोचन है इसी से हमें क्या होते हैं, दर्शन होते हैं।
तो इससे आप याद रख लेंगे, नलिन विलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ है, साहित्य का इतिहास ग्रंथ। फिर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा का विकास। इसको आप ऐसे याद रखें, जो भाषा का विकास होता है उसके बाद भाषा कैसी हो जाती है, सुंदर हो जाती है। तो श्याम सुंदर दास से लेंगे सुंदर, और भाषा का विकास यहाँ से ले लेंगे। फिर है हिंदी भाषा और साहित्य। तो हिंदी भाषा कैसी है, सुंदर है, और हिंदी साहित्य कैसा है, वो भी सुंदर है। तो यहाँ से हम ले लेंगे हिंदी भाषा और साहित्य सुंदर है। फिर यहाँ पे है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का हिंदी कोविद रत्नमाला। यहाँ से आपने रत्नमाला, रत्नों की माला कैसी होती है, सुंदर होती है। तो श्याम सुंदर दास से हम ले लेंगे सुंदर। इसके बाद है मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो मेनारिया शब्द है ये है राजस्थानी का। तो यहाँ से आप मेनारिया को राजस्थानी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखें, विलोचन मतलब आँख, तो आँख से हम क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। फिर हिंदी भाषा का विकास कैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से विकास हुआ हिंदी भाषा का। आगे हिंदी भाषा और साहित्य, ये कैसी है, सुंदर है। हिंदी की भाषा भी सुंदर है और हिंदी का साहित्य भी सुंदर है। फिर है रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। रत्नमाला कैसी होती है, सुंदर होती है। तो यहाँ से आ जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसके बाद है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो ये जो मेनारिया है ये राजस्थान में इस्तेमाल होने वाला है, तो इससे आप याद रख लेंगे कि राजस्थानी भाषा और साहित्य। इनके प्रकाशन वर्ष देखेंगे, हिंदी भाषा का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1924। हिंदी भाषा और साहित्य, इसका प्रकाशन वर्ष है 1930। और हिंदी कोविद रत्नमाला ये दो भाग में है। इसका पहला भाग आया 1909 में और दूसरा भाग आया 1914 में। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा मोतीलाल मेनारिया का राजस्थानी पिंगल साहित्य। इसमें भी सेम आप मेनारिया को राजस्थान से जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, इनका 1945 में आया ग्रंथ हिंदी वीर काव्य, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई वीर पुरुष होता है तो उसके माथे पर हम क्या लगाते हैं, टीका। तो यहाँ से आप ले लेंगे टीका। वीर से वीर पुरुष, टीक से टीका, वीर पुरुष के माथे पर हम टीका लगाते हैं। तो इससे आप टीकम सिंह तोमर को हिंदी वीर काव्य से रिलेट कर सकते हैं। फिर है डॉक्टर भगीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ये तो बहुत फेमस है, सबको ही पता होता है कि हिंदी काव्य शास्त्र जो है डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने लिखा है। फिर भी आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, भगीरथ जी ने काव्य शास्त्र लिखा। आगे है श्री नारायण चतुर्वेदी, इन्होंने 1973 में लिखा आधुनिक हिंदी का आदिकाल। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आधुनिक समय में हम किसकी, नारायण की पूजा करते हैं, और आदिकाल में भी नारायण की पूजा होती थी। तो जहाँ पे आपको आधुनिक और आदिकाल दोनों साथ मिल जाए वहाँ पे श्री नारायण चतुर्वेदी। इसके बाद है नंद दुलारे वाजपेयी का 1945 में आया ग्रंथ हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नंद को जो दुलार किया जा रहा है वो आज नहीं किया जा रहा, वो 20वीं शताब्दी से ही नंदों को दुलार मिल रहा है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। मेनारिया शब्द से राजस्थानी को लिंक कर लेंगे, वीर से वीर पुरुष और टीक से टीका, वीर पुरुष को टीका लगाया जाता है। भगीरथ मिश्र का काव्य शास्त्र, ठीक है। फिर आधुनिक हिंदी का आदिकाल में, आधुनिक काल में और आदिकाल में दोनों में ही किसकी, नारायण की पूजा हो रही थी। फिर यहाँ से नंद दुलारे को रिलेट करेंगे 20वीं शताब्दी से कि नंद को जो दुलार मिल रहा है वो आज से नहीं 20वीं शताब्दी से ही मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी का है
1950 में आया आधुनिक हिंदी साहित्य। इसको भी सेम ऐसे रिलेट करेंगे कि नंद को दुलार आधुनिक समय में भी किया जाता है। आधुनिक समय में भी नंदों को बहुत दुलार मिलता है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। फिर है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का 1931 में आया हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इतिहास पढ़ना बहुत रसाल, रसाल को आप लेंगे रसीला काम है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत रसीला काम है, रसीला से आप याद कर लेंगे रसाल। इसके बाद है उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, हिंदी भाषा का जो उद्भव हुआ और जो विकास हुआ वो हुआ नारायण की कृपा से, ठीक है। आगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का 1923 में आया हिंदी साहित्य विमर्श। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे कि साहित्य का जो विमर्श है वो लाल लाल कलर का है। हिंदी साहित्य का विमर्श, विमर्श के बाद लाल लाल, हिंदी साहित्य का विमर्श लाल लाल है। फिर है इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी का 1917 में आया कविता कौमुदी, ठीक है। नरेश किसे कहते हैं? राजा को। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राजा के महल में कविता होती है, तो राम नरेश से राजा और कविता कौमुदी से कविता। दोबारा देखेंगे, नंद को दुलार आधुनिक समय में भी मिल रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत रसीला काम है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नारायण की कृपा से हुआ। हिंदी साहित्य का विमर्श लाल लाल है। नरेश से ले लेंगे राजा और यहाँ से लेंगे कविता, राजा के दरबार में कविता होती है। आगे देखते हैं, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, यह आया था 1873 में। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से जाना था। फिर है सूर्यकांत शास्त्री का 1930 में आया हुआ हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सूर्यकांत है वो बहुत विवेचना करते हैं। फिर है कृष्ण शंकर शुक्ल का 1934 में आया हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कृष्ण और शंकर इन दोनों को ही आधुनिक समय के साहित्य में अपना मुख्य विषय बनाया जाता है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है 1939 में हुआ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मदान एक कास्ट होती है, मदान लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, मदान को मॉडर्न से रिलेट कर लेंगे। फिर है ब्रज रत्न दास का 1941 में आया खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ब्रज एक भाषा का नाम है और यहाँ पे खड़ी बोली ये भी एक भाषा का नाम है, तो इससे आप इन्हें रिलेट कर लेंगे। दोबारा देखें, महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह, सूर्यकांत जो है वो बहुत विवेचना करते हैं। कृष्ण और शंकर आधुनिक हिंदी साहित्य के मुख्य विषय हैं। मदान लोग बहुत मॉडर्न होते हैं। ब्रज यहाँ पे एक भाषा का नाम है और खड़ी बोली भी यहाँ पे एक भाषा का नाम है। आगे देखते हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का 1941 में आया आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा आधुनिक समय में भी होती है। वियोगी हरि का 1923 में आया ब्रज माधुरी सार, या हरि से आप ले सकते हैं कृष्ण जी, और कृष्ण जी जो है कहाँ से रिलेट करते हैं? ब्रज से, तो वियोगी हरि हो गया ब्रज माधुरी सार। डॉक्टर बच्चन सिंह का 1996 में आया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसे आप कैसे याद रखेंगे? बच्चन से आप देख लें बच्चे, और जब बच्चे कोई रचना करेंगे
तो वो दूसरी बार करेंगे। कैसे? पहली बार तो वो किसी की रचना होते हुए देखेंगे और फिर वो दूसरी बार रचना करेंगे, तो बच्चे दूसरा इतिहास लिखेंगे। सुमन राजे का 2003 में आया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। यहाँ पे आप देखें, सुमन को रिलेट करें फूल से, ठीक है। फूल कभी आधा नहीं खिलता, पूरा खिलता है, तो फूल इस बार यहाँ पे आप आधा से याद रखेंगे, फूल आधा खिला। सुमन को फूल से रिलेट करेंगे और फूल के बाद आधा खिला से आधा इतिहास। नीलाम का आया हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। इसको आप ऐसे याद रखें, लाभ यहाँ पे देख लो, यहाँ आ जाएगा मौखिक। लाभ कमाने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए। जो जितना अच्छा मौखिक अभिव्यक्ति करेगा वो उतना ही अच्छा लाभ कमा सकता है। फिर है नीरजा माधव का 2013 में आया हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे आप ले लें नीर और यहाँ नारी, ये दोनों सिमिलर से वर्ड लगते हैं, नीर नारी, इससे आप इसे रिलेट करेंगे। दोबारा देखें, लक्ष्मी जी की पूजा आधुनिक समय में भी हो रही है, ठीक है। हरि यानी कि कृष्ण जी ब्रज में रहते हैं। बच्चे किसी इतिहास की रचना करेंगे तो वो दूसरा इतिहास होगा। सुमन से आप ले लेंगे फूल, फूल कैसा खिला? आधा खिला। नीलाभ से आप ले लेंगे लाभ, लाभ किसको होता है? जिसकी मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी हो। यहाँ से आप ले लेंगे नीर और यहाँ से आप ले लेंगे नारी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ के बारे में जाना। आगे मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।